ओके राजा बेटा, अटेंशन प्लीज। आपको पता है कि हमारी बात चल रही है गैसेस एक्सचेंज की। गैसेस एक्सचेंज के इस प्यारे से यूनिट में हमने अब तक बहुत सारी बातें कर ली हैं। कहानी स्टार्ट हुई थी फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ गैसेस एक्सचेंज, जिसमें हमने देखा कि एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एग्जिट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इज नोन एज, जैसे एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एग्जिट ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज गैसेस एक्सचेंज। गैसेस एक्सचेंज जिस जगह पर हो रही होती है उसे हम रेस्पिरेटरी सरफेस कहते हैं। रेस्पिरेटरी सरफेस को पढ़ने का तरीका ये कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वी हैव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वी हैव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हों, जिसमें टिपिकल एग्जांपल थी बैक्टीरिया की, प्रोटोजोन की, एल्गी की, इसके अलावा यीस्ट की। हमने देखा था कि क्योंकि ये सिंगल सेल से बने हुए हैं तो इनका जनरल बॉडी सरफेस ही रेस्पिरेटरी सरफेस का काम कर रहा है, यानी एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अलाउ कर रहा है। इसके अलावा मल्टीसेलुलर के केस में हमारे पास एग्जांपल थी फंजाई की, प्लांट और एनिमल की। फंजाई में कोई जो है कि स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं था, जनरल बॉडी सरफेस जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस का काम कर रहा था। प्लांट के केस में अलग अलग रेस्पिरेटरी सरफेस थे। कौन कौन से रेस्पिरेटरी सरफेस की हमने बात की थी? लीफ के अंदर स्टोमाटा, रूट्स के अंदर रूट हेयर, और अगर बड़े प्लांट है उनके ट्रंक को क्या है? ट्रंक्स में लेंटिकल। ये अलाउ करेंगे एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड एग्जिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और एग्जिट ऑफ ऑक्सीजन। एंड देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट कि ऑक्सीजन सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए चाहिए होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। अच्छा, इसके बाद हमने डिस्कस किया, हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हमने फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन का डिफरेंस देख लिया था। रिस्पायरेशन ये कैटाबोलिक प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक प्रोसेस है। रिस्पायरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी चाहिए होती है। रिस्पायरेशन के लिए कोई शर्त नहीं है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल की मौजूदगी हर सेल के अंदर हर टाइम हो रहा होगा। फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट, और ये डे टाइम पर ही होगा। कुछ ही इंडिविजुअल होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, ये हमने देख लिया था। इसके बाद हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने स्टार्ट किया, बट बिफोर दैट हमने रेस्पिरेटरी सरफेस की प्रॉपर्टीज की बात की थी। हमने देखा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज थी, जैसे कि वो मॉइस्ट होना चाहिए सो दैट इजीली गैसेस एक्सचेंज हो, थिन होना चाहिए, परमेएबल होना चाहिए गैसेस के लिए, लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया क्यों होना चाहिए उसका राजा बेटा? लास्ट रो, वेरी गुड। लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, ज्यादा एफिशिएंटली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाएगी। और लास्ट प्रॉपर्टी भी ये थी कि उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो भी लार्ज होना चाहिए, ठीक है। फिर चाहे फिर ह्यूमंस के लंग अल्वियोलाई हो, ठीक है जी, फिशेस की गिल्स हो, एम्फीबियन में स्किन हो या बकल कैविटी हो, प्लांट में स्टोमाटा है उसमें ब्लड तो नहीं होता लेकिन वो होते मिकदार में ज्यादा होते हैं, जिससे सरफेस एरिया उनका बढ़ जाता है। वेल, लास्ट लेक्चर से हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है। ये पूरा सिस्टम फ्रॉम नोज अप टू लंग्स, ये जो आपको दिख रहा है दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है फ्रॉम द नोज, ठीक है जी। नोज, नोज की जो आउटर वाली ओपनिंग होती है दो, इन्हें क्या कहते हैं हम? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। इनका दूसरा नाम क्या था? इन्हें नियरेस्ट भी कहा जाता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल और नियरेस्ट भी कहा जाता है। अच्छा राजा बेटा, नोज में अंदर आओगे ना तो नोज जो है बीच में डिवाइडेड होता है। नोज के अंदर जो होलो स्पेस है ना, इसे हम नेसल कैविटी कहते हैं। नेजल कैविटी कह देते हैं, ऐसे नाम लिख देता हूं, नेजल कैविटी। ये हमने क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है एक बंदे का ना, उसको इस तरीके से कट किया हुआ है, ठीक है जी, क्रॉस सेक्शन है ये नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद जिस तरीके से बाहर की तरफ ओपनिंग होती है वैसी ही ओपनिंग अंदर की तरफ भी होती है, और इन ओपनिंग को इनको हम इंटरनल नोस्ट्रिल कहते हैं, इंटरनल नोस्ट्रिल। अच्छा जी, उसके बाद जो है स्टार्ट होगा फेरेंक्स, ठीक है। आज हम फेरेंक्स डिस्कस करेंगे। ये ब्लू वाला आपको दिख रहा है, यहाँ से लेकर अप टू दिस पॉइंट, ये जो है सारा का सारा फेरेंक्स है। ये फेरेंक्स आपको बाहर निकाल के भी दिखाया गया है। यहाँ से है नेजोफेरेंक्स, दिस इज व्हाट द ओरोफेरेंक्स वी हैव, देन वी हैव लैरिंजोफेरेंक्स। डिस्कस करते हैं इसको। उसके बाद यहाँ ये कनेक्शन जा रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिससे हम कंसर्न नहीं है। ये वाला कनेक्शन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। इस फेरेंक्स के बाद स्टार्ट होगा लैरिंक्स, जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर वॉइस बॉक्स भी मौजूद है। देन उसके बाद ट्रेकिया, ब्रोंकाई। ट्रेकिया जहां डिवाइड होगा ना, ट्रेकिया जहां डिवाइड होकर लंग्स के अंदर जाएगा ना, उस पॉइंट पर दो जो ब्रांचेस बनती हैं उन्हें कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। एंड देयर इज नो फन इन एक्सप्लेनिंग दैट कि प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाएगा इनटू व्हाट? सेकेंडरी ब्रोंकाई, और वो फर्दर किसमें डिवाइड हो जाएगा? टर्शियरी ब्रोंकाई, और टर्शियरी ब्रोंकाई फर्दर
bronchioles or bronchioles further into terminal bronchiole, then respiratory bronchiole और finally alveoli. ठीक है, terminal bronchiole, then we have respiratory bronchiole, alveoli. रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल और अल्वियोला के दरमियान अल्वियोलर डक्ट होती है जो मैंने आपको नहीं बताई, ठीक है राजा बेटा. रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल देन अल्वियोलाई. ये होल सीक्वेंस जो है फ्रॉम ट्रेकिया टू अल्वियोलाई, दिस होल सीक्वेंस फ्रॉम ट्रेकिया टू अल्वियोलाई इज नोन एज ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री. इसे ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री कहते हैं क्योंकि ट्रेकिया के अपना ट्री की फॉर्म में ना, डेट्स व्हाई बेटा ट्रेकिया से लेकर के अल्वियोलाई तक ये पूरी सीक्वेंस ये ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री है. जब हम इंडिविजुअल एक एक पार्ट पढ़ेंगे ना तो इनका काम भी बताया जाएगा, देन आपको याद रखना पड़ेगा इनके बारे में. अभी तो मैं आपको सिर्फ फेमिलियर कर रहा हूँ, नाम से वाकिफ किया जा रहा है फिलहाल आपको. उसके बाद लंग्स होंगे, लंग्स डिस्कस करेंगे, एल्वियोलाई जो है वो हम डिस्कस करेंगे. कल हमने ये देखा था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टडी करने का तरीका ये है कि इसको फंक्शन और स्ट्रक्चर की बेस पर डिवाइड कर दिया जाता है. पहले हम स्ट्रक्चर की बेस पर देखते हैं. स्ट्रक्चर की बेस पर हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. नेक से ऊपर का जो पार्ट है राजा बेटा, नेक से ऊपर का पार्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है जिसके अंदर नोज और फेरेंक्स है. इसके अलावा नेक के नीचे का जो भी पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का उसे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंसीडर किया जाता है जिसके अंदर फेरेंक्स जिसके अंदर लैरिंक्स, ट्रेकिया, पूरी सीक्वेंस ब्रोंकाई की और लास्ट में एल्वियोलाई एंड लंग्स. ठीक है राजा बेटा, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. फंक्शन की बेस पर वी हैव कंडक्टिंग जोन और वी हैव रेस्पिरेटरी जोन. कंडक्टिंग जोन का काम ये था कि जो एयर को फिल्टर करे डस्ट पार्टिकल में से, बैक्टीरिया में से, एयर को वार्म करे यानी गर्म कर दे, एयर को मॉइस्ट कर दे यानी नम कर दे, उसके अंदर वाटर वेपर की एडिशन कर दे. ठीक है, वो पार्ट जो ये चीजें कर रहे होंगे एयर को, जी वो पार्ट जो एयर को फिल्टर, आपको स्ट्रक्चर की बेस पर समझ में आ गया. फंक्शन की बेस पर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट होते हैं. देयर इज कंडक्टिंग जोन एंड देयर इज रेस्पिरेटरी जोन. राजा बेटा मैंने बताया था कि वो पार्ट जो एयर को फिल्टर कर दे, फिल्टर का मतलब क्या होगा, डस्ट पार्टिकल बैक्टीरिया को रिमूव कर दे, एयर को वार्म कर दे, वार्म यानी गर्म कर दे, ठीक है, और एयर को मॉइस्ट बना दे, वो पार्ट जो है वो कंडक्टिंग जोन कहलाएगी. जो एयर को फिल्टर, वार्म और मॉइस्ट कर दे वो कंडक्टिंग जोन है. और कंडक्टिंग जोन में शुमार है नोज का, फेरेंक्स का, ब्लैरेंक्स का, ट्रेकिया का, कुछ हद तक ब्रोंकाई भी आते हैं इसके अंदर. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद है रेस्पिरेटरी जोन. रेस्पिरेटरी जोन वो एक्चुअल पार्ट है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी, जहां पर वो है रेस्पिरेटरी जोन. और रेस्पिरेटरी जोन के अंदर शुमार है हमारे इन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल का और हमारे एल्वियोलाई का. जब हम इनको पढ़ेंगे ना तब भी ये चीज रिकॉल होगी, इस पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है. ठीक है राजा बेटा. अच्छा, कल हमने नोज पढ़ लिया था. मैंने आपको बताया था नोज जो है ये एंट्रेंस है रेस्पिरेटरी ट्रैक का. और कल मैंने आपको एक स्पेशलाइजेशन भी बताई थी, ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजी. ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजी वाले जो पर्सन है यानी जो नोज, एयर और थ्रोट, नोज, एयर और थ्रोट के जो स्पेशलिस्ट हैं उनको ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजिस्ट कहा जाता है और इनकी स्टडी को ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजी कहा जाता है. और राजा बेटा लंग्स की स्टडी को पल्मोनोलॉजी कहा जाता है. ठीक है जी. और लंग के स्पेशलिस्ट को पल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है. अच्छा, कल हमने एक टेक्निक, मैंने आपको एक सर्जरी बताई थी राइनोप्लास्टी. राइनोप्लास्टी ये कि नोज में अगर चोट लग गई तो सर्जिकल पर्पस के लिए वो बोन वगैरह को क्योर करने के लिए नोज की एक सर्जरी की जाती थी जिसे हम राइनोप्लास्टी कहते हैं. लेकिन नाउ तो उसको कॉस्मेटिक पर्पस के लिए भी काफी ज्यादा यूटिलाइज किया जाता है, इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और जो है कि ठीक भी जल्दी हो जाती है, डेट्स व्हाई राइनोप्लास्टी. अच्छा राजा बेटा, नोज को हमने देखा था कि नोज के तीन पार्ट है. कौन कौन से पार्ट थे नोज के तीन? देयर इज वेस्टिबुलर जोन, देयर इज olfactory जोन एंड देयर इज रेस्पिरेटरी जोन. वेस्टिबुलर जोन का काम ये था कि इसके अंदर हेयर्स मौजूद थे जो एयर को फिल्टर कर देते थे. olfactory जोन इसमें यस सेंस ऑफ स्मेल यहाँ से जो है वो ये पार्ट में प्रोवाइड करता था. और रेस्पिरेटरी जोन, नोज के तीन पार्ट है. देयर इज वेस्टिबुलर जोन, देयर इज olfactory, लिखता हूं यहाँ पर. देयर इज वेस्टिबुलर जोन, वेरी गुड, olfactory एंड देयर इज रेस्पिरेटरी जोन. ठीक है राजा बेटा, ये तीन पार्ट है.
इस पार्ट का काम क्या था? एयर को फिल्टर करना। और इस पार्ट का काम क्या था? सेंस ऑफ स्मेल, जो कि ह्यूमंस में इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती। जो डॉग्स हैं उनमें ये ओल्फैक्टरी लोब्स कुछ ज्यादा ही डेवलप होती हैं, ठीक है, उनमें सेंस ऑफ स्मेल की जो एबिलिटी है ज्यादा अच्छी होती है। अच्छा राजा बेटा, ये बर्ड जो है ना उनमें भी ओल्फैक्टरी लोब पुअरली डेवलप्ड होती हैं, लेकिन एक बर्ड है कीवी। कीवी जो है फ्लाइटलेस बर्ड है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है। कीवी में ओल्फैक्टरी लोब एक्सेप्शनली ज्यादा डेवलप्ड होती है। कीवी सेंस ऑफ स्मेल को यूज करके अपना खाना जो है तलाश करता है। आप देखिएगा छोटा सा बर्ड होता है। अच्छा राजा बेटा, रेस्पिरेटरी जोन का काम क्या था? कि एयर को वार्म बनाना और मॉइस्ट बनाना। ओके राजा बेटा, ठीक है, ये हमने नोज के बारे में पढ़ लिया था। नोज का काम ये कि एयर को वार्म, फिल्टर और मॉइस्ट बनाना। आ रही है बात समझ में? अब हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड द फेरेंक्स। देखें राजा बेटा, फेरेंक्स का ये वाला पार्ट, फेरेंक्स का ये वाला पार्ट जो है ये, क्योंकि ये नेजल कैविटी के करीब है ना, दैट्स व्हाई नेजोफेरेंक्स। नेजोफेरेंक्स, ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको? ये वाला, इसे हम कहते हैं ओरोफेरेंक्स। हम फेरेंक्स पढ़ने जा रहे हैं राजा बेटा, आज का लेक्चर यहाँ से स्टार्ट है। और ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको? ये वाला, ठीक है जी, इसे लेरेंजोफेरेंक्स कहते हैं। लेरेंजो, एक बार रिकैप लेते हैं इसका। फेरेंक्स के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से? ऊपर वाला पार्ट, उसके बाद देन लास्ट में लेरेंजोफेरेंक्स। फेरेंक्स एक कॉमन पैसेज वे है टू रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। फेरेंक्स एक कॉमन पैसेज वे है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। फेरेंक्स के लेवल पर फेरेंक्स से जो है वो फूड भी पास होता है और एयर भी पास होती है। एयर को जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाना होता है और फूड को जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना होता है। वो भी हम देखेंगे किस तरीके से। पहली बात ये याद रखनी है कि फेरेंक्स के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से राजा बेटा? नेजो, ओरो, लेरेंजो। ये 2 सिस्टम से कनेक्टेड है, कौन कौन से? रेस्पिरेटरी और डाइजेशन। अच्छा राजा बेटा देखिए, ये जो फेरेंक्स है इसका काम यही है कि फूड को और एयर को पाथ अलाउ करना। लेकिन जब एयर इसमें से जा रही होती है, जब एयर इसमें से जाएगी तो ये एयर को फिल्टर भी करेगा। कैसे, वो देखते हैं अभी हम। ये एयर को वार्म भी बनाएगा और एयर को मॉइस्ट भी बनाएगा, क्योंकि कंडक्टिंग जोन का पार्ट है, ठीक है। ये एयर को फिल्टर भी बनाएगा। फिल्टर का मतलब कैसे करेगा वो देखते हैं। ये देखें, ये आपको दिख रहा है हैप्पी मैन, ये दिख रहा है इसके अंदर, फेरेंक्स के अंदर। फेरेंक्स के अंदर ये हैप्पी मैन है ना, टॉन्सिल्स कहलाते हैं। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स क्या होते हैं? टॉन्सिल्स दे आर द मासेस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। मासेस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, इनका काम ये है कि कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फॉरेन बॉडी, कोई फंजाई का पार्ट, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देना। लेकिन 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 समटाइम ये टॉन्सिल्स हमारे लिए अजाब बन जाते हैं, ये सूज जाते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये कि इनका सर्जिकल रिमूवल करवाया जाता है। एंड द सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स इज नोन एज टॉन्सिलेक्टमी। टॉन्सिलेक्टमी कहा जाता है। टॉन्सिलेक्टमी, व्हाट इज टॉन्सिलेक्टमी? सर्जिकल रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स होते क्या है? मासेस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू व्हिच प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन बॉडीज, बैक्टीरिया, वायरस एक्सेट्रा। आ रही है ये वाली बात समझ में? अच्छा राजा बेटा, तो पहली बात तो ये कि जो टॉन्सिल्स मौजूद है वो इसको फिल्टर कर देंगे। यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं, वो जो है कि एयर को वार्म बना देंगी और मॉइस्ट बना देंगी। ये बात किसको समझ में नहीं आई? पक्की बात है। फेरेंक्स के कितने पार्ट है राजा बेटा, आप बताओ? 3, ठीक है। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है फेरेंक्स का? कौन? फूड को और वाटर को पाथ प्रोवाइड करना। और दूसरा काम क्या है इनका? और वार्म करना और मॉइस्ट करना। आ रही है बात समझ में? ठीक है राजा बेटा, तो जो कहानी कही है वो यहाँ पर लिखी हुई है। कॉमन पैसेज वे फॉर फूड एंड एयर, डिफरेंशिएट इनटू नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, लेरेंजोफेरेंक्स। फंक्शन चैनल्स फूड एंड एयर, प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रोब्स, माइक्रोब से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अच्छा राजा बेटा, आप देखें, ये आपके सामने फेरेंक्स ही बनाया गया है। आप मुझे पार्ट्स बताएंगे, मैं लिखूंगा। ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला नेजो, और उसके बाद ये वाला ओरो, और ये लास्ट वाला लेरेंजोफेरेंक्स। ठीक है राजा बेटा, ये तो आपके फिंगर टिप्स पे। अच्छा अब देखें, ये वाला पार्ट जो है ना, ये जो फनल जैसा बना हुआ है, ये वाला, ये कहलाता है लैरिंक्स। इसे लैरिंक्स कहा जाता है।
लेरेंस इसके अंदर ही वॉइस बॉक्स है, वो भी हम देखते हैं। लेरेंस की जो है एक ओपनिंग, नहीं नहीं, आज पता चलेगा किसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं हम। अच्छा राजा बेटा देखें, लेरेंस जो है ना, लेरेंस, लेरेंस की ओपनिंग होती है यहाँ पर। इस ओपनिंग का नाम आपके टिप्स में होना चाहिए, इसे ग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस ग्लोटिस को कवर करने के लिए एक ढक्कन नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है। वेरी गुड, इसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस, बिकॉज इट इज प्रेजेंट ओवर द ग्लोटिस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एपिग्लोटिस। देखिए राजा बेटा, सबसे पहले यहाँ पर क्या मौजूद है, लैरिंक्स। लैरिंक्स के ओपनिंग को क्या कहते हैं, ग्लोटिस को कवर करने के लिए जो एपिग्लोटिस। अच्छा, अब मजे की बात है, यस, और उसको कवर करने वाली एपिग्लोटिस। अब देखें, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने क्या कहा था बेटा, ये जो फेरेंक्स है, फेरेंक्स में से क्या क्या मूव करेगा, एक तो फूड और दूसरा फूड और एयर, वाटर भी मूव करेगा, देयर इज नो फन इन टेलिंग दैट, फूड इसमें से मूव करेगा। देखिए अब फूड है ना, फूड जब यहाँ से फूड जाएगा ना, तो फूड के पास प्रोबेबिलिटी है कि वो यहाँ भी चला जाए और यहाँ भी चला जाए। अगर वो यहाँ गया तो कहाँ आएगा, कौन से सिस्टम में आएगा, और अगर इस सिस्टम में गया तो, अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में गया तो ठीक है, अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया, उसका जर्रा सा पार्टिकल भी चला गया, तो डेथ हो सकती है, वो इतना डेंजर है जी। वो भी हम देखते हैं राजा बेटा, मैंने आपको बताया कि फूड यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। अब फूड यहाँ ना जाए, फूड यहाँ ना जाए, उसको कवर करने के लिए ये मौजूद होता है एपिग्लोटिस, ठीक है। जब हम डाइजेशन पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं एक एक्ट, सवालोइंग एक्ट, निगलने का तरीका। जब खाने को निगला जाता है ना, तो ये टंग ऊपर, दोनों कान खुले, टंग ऊपर और पीछे मूव करती है। जब ये टंग ऊपर और पीछे को मूव करेगी ना, तो राजा बेटा ये टंग इस बोन को ऊपर करके इन ओपनिंग को भी क्लोज कर देगी, ठीक है। और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर यूव्यूला भी मौजूद होता है जो इसको क्लोज कर देगा। टंग ऊपर मूव करेगी, ये बोन थोड़ी ऊपर उठेगी और ये यूव्यूला इन ओपनिंग को क्लोज कर देगा, सो दैट फूड नेजल कैविटी के अंदर ना जाए। एक काम तो ये होता है। दूसरा, जब हम खाने को निगलते हैं तो टंग पीछे आती है, पीछे आने से इसका प्रेशर किस पे पड़ेगा, एपिग्लोटिस पे, और एपिग्लोटिस किसको कवर करेगा, और खाना कहाँ जाएगा। ये बात फिर से रिपीट करते हैं, देखें खाने को कहाँ भेजना है हमें राजा बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो जब खाना निगला जाता है तो टंग ऊपर मूव करती है, ऊपर मूव करने से कौन सी ओपनिंग क्लोज होंगी, इंटरनल नोस्ट्रिल, सो दैट खाना नेजल कैविटी में ना जाए। कुछ बच्चों में पैदाइश क्या होता है कि ये बोन जो है ना, ये नेजल बोन ये नहीं होती, जो खाते हैं वो नेजल कैविटी में चला जाता है। बहुत ही खतरनाक कंडीशन है, ऐसे बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है राजा बेटा। और इसको क्योर करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों में इतनी एबिलिटी नहीं है कि आप उनकी बोन को खींच कर करीब ला सको, वो इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में। और नोज की सिक्रेशन माउथ में आ जाती है, ठीक है, ये कंडीशन हम पढ़ेंगे आगे चल। अच्छा, तो पहले तो इसने नेजल कैविटी को क्लोज कर दिया, उसके बाद खाना जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाना चाहिए। टंग मूव करेगी बैकवर्ड, बैकवर्ड मूव करेगी, किसको क्लोज करेगी, आपको समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही, ठीक है। टंग ऊपर मूव करेगी तो किसको क्लोज करेगी, एपिग, वेरी गुड। टंग जब ऊपर मूव करेगी तो किसको क्लोज करेगी, इंटरनल नोस्ट्रिल को, और जब पीछे मूव करेगी तो एपिग्लोटिस को प्रेस करेगी, सो दैट जो ग्लोटिस है वो क्लोज हो जाए। आ रही है बात समझ में या नहीं बेटा, आ रही, आप एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। एज सिंपल एज दैट इट इज। आ रही है बात समझ में, आगे बढ़ सकते हैं राजा बेटा, आगे बढ़े, चले जी। इस तरीके से खाना सेफली आ जाएगा। तो उस वजह से बोला जाता है खाने के दौरान खाना हंसा ना जाए, बोला ना जाए। उस टाइम प्रोबेबिलिटी है कि जब हम हंसते हैं, तरीके से हंसते हैं, तो उस टाइम पर अब वॉइस तो यहाँ से प्रोड्यूस होगी ना, तो ये इसके चांसेस ओपन होने के हुए होते हैं, तो खाना यहाँ चला गया तो डेथ हो जाएगी। अच्छा, कल हम आगे चल के पढ़ेंगे जहाँ पर बिल्कुल ये ट्रेकिया डिवाइड होता है, बायफर्केट होता है, वहां पर एक बड़ा सेंसिटिव एरिया होता है। वेरी गुड कैरीना, इसका काम है कफ रिफ्लेक्स जनरेट करना, लेकिन ड्यू टू सीवियर स्मोकिंग ये जो कैरीना है वो हाइपर जो है सेंसिटिव हो जाता है, और डस्ट पार्टिकल का इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। जिन डस्ट पार्टिकल से ये कफ रिफ्लेक्स जनरेट करता था, अब नहीं जनरेट करेगा, और वो डस्ट पार्टिकल लंग्स में एक्यूमुलेट होते रहेंगे और डिफरेंट जो है वो कंडीशंस काज करते रहेंगे। हम टॉपिक की तरफ आते हैं, हम लेरेंस डिस्कस कर रहे थे। ये बात समझ में आ गई कि लेरेंस की ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं,
इसकी लिड को एपिग्लोटिस कहते हैं, उसको क्लोज करेगी टंग। यही टेक्निकल टर्म था, अब सारी चीजें आसान है। देखिए भाई, लेरेंक्स जो है वो टॉपमोस्ट पार्ट है ट्रेकिया का, ठीक है। अच्छा, हम आगे चल के पढ़ेंगे, ये जो लेरेंक्स है ना, लेरेंक्स, इसके सामने एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड मौजूद होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, उसका नाम आप याद रखेंगे जरूर, ठीक है जी। इस ग्लैंड को क्या कहते हैं पता है आपको? थायराइड ग्लैंड, ठीक है राजा बेटा, थायराइड ग्लैंड, जिसके सूजने से ग्वाइटर हो जाता है, थायराइड ग्लैंड। तो इसके इंटीरियर साइड में थायराइड ग्लैंड मौजूद है राजा बेटा। ये किसके टॉप पर मौजूद है? ट्रेकिया। इसके सामने क्या मौजूद है इस तरीके से? थायराइड ग्लैंड, जिसको आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पूरे का पूरा लैरिंग्स है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। तो हमने देखा था ये जो नोज था वो किससे किससे बना हुआ था, और ये किससे बना हुआ है? ठीक है राजा बेटा, कार्टिलेज से। इसकी ओपनिंग को ग्लोटिस कहा जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर, ठीक है, से फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लैरिंग्स को बाहर निकालते हैं। ये लैरिंग्स हमने बाहर निकाला और आपको ऐसे करके दिखाया जा रहा है। ये लैरिंग्स यहाँ से बाहर निकला और आपको ऐसे करके दिखाया जा रहा है। तो आपको इस तरीके की ओपनिंग नजर आएगी इसके अंदर। ये लैरिंग्स हमने बाहर निकाल के ऐसे लगाया तो ऐसी ओपनिंग दिखेगी आपको, ठीक है। इस ओपनिंग के अंदर जब आप झांकेंगे ना, या ऊपर से ऐसे झांकेंगे, तो आपको ऐसे तो ना स्ट्रेच मेम्ब्रेन नजर आएंगी, ठीक है राजा बेटा, ऐसी स्ट्रेच मेम्ब्रेन नजर आएंगी। ये जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन है ना, इन्हें वोकल कॉर्ड कहा जाता है, वोकल कॉर्ड। और ये होते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स। बात सुने राजा बेटा, साउंड प्रोडक्शन में सिर्फ इन वोकल कॉर्ड का रोल नहीं है। जब एयर यहाँ से जाती है ना, ये जस्ट वाइब्रेट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो वॉइस प्रोड्यूस होती है, हमारा फेरेंक्स, हमारा माउथ, हमारी टंग, हमारा फेरेंक्स, हमारा माउथ यानी ओरल कैविटी, हमारी टंग, ये सब रेजोनेटिंग चेंबर की तरह एक्ट करते हैं और हर पर्सन को उसकी वॉइस देते हैं, ठीक है। सिर्फ वोकल कॉर्ड साउंड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इसके साथ हमारा फेरेंक्स, हमारी ओरल कैविटी और जो टंग है, ये सब मिलके वो एक वॉइस देते हैं पर्सन को। आप देखते हैं डिफरेंट प्रैक्टिस की मदद से हम वॉइस को अच्छा भी बना सकते हैं, प्लीसेंट भी बना सकते हैं और बुरा भी बना सकते हैं, ठीक है राजा बेटा। तो सिर्फ वोकल कॉर्ड का रोल नहीं है, इसके अलावा और भी चीजें मैटर करती हैं। समटाइम वोकल कॉर्ड पर स्वेलिंग होने की वजह से जो साउंड है वो हॉर्नेस हो जाता है, ठीक है, गला बैठ जाता है ना, ऐसी आवाज, वो वोकल कॉर्ड पर स्वेलिंग आ जाती है। सो वोकल कॉर्ड दे आर द स्ट्रेच मेम्ब्रेन विद इन फेरेंक्स। इन वोकल कॉर्ड की मौजूदगी की वजह से, इसे साउंड बॉक्स कह दिया जाता है, ठीक है राजा बेटा, इसे साउंड बॉक्स कह दिया जाता है। एक ही होगा बेटा साउंड बॉक्स। जी बेटा आप बोले आप। जी हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये लेरेंक्स है बेटा, ये लेरेंक्स नहीं, नो 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 नो, विथ इन लेरेंक्स, ये लेरेंक्स है बेटा, ठीक है। ये आप सही करेंगे कि ये लेरेंक्स, वोकल कॉर्ड स्ट्रेच मेम्ब्रेन विथ इन लेरेंक्स, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या है? जब एयर इसमें से जाएगी, एक तो साउंड प्रोडक्शन का इसका रोल है, ठीक है, एक तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, दूसरा रोल क्या है इसका? जी, क्या ये एयर को फिल्टर बनाएगा और वर्म बनाएगा और मॉइस्ट बनाएगा? तो ये इसका भी रोल है, ठीक है राजा बेटा, ये इसका काम है। अच्छा, एक और बात जो आपको बतानी है कि इन केस ऑफ बर्ड्स इज दिस लैरिंक्स इज नोन एज सायरिंग्स, इन्हें सायरिंग्स कहते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है राजा बेटा जी, सायरिंग्स कहेंगे। गुड स्टूडेंट शुड, गुड गर्ल्स शुड नो, ठीक है राजा बेटा। इसमें कोई सवाल, कोई सवाल नहीं। आज हमने पढ़ाई क्या है? सिर्फ हमने फेरेंक्स और जो है लेरेंक्स की कहानी देखी है और पीछे का रिकैप लिया है। ग्लोटिस, हाँ हाँ हाँ, नेजल केविटी की ओपनिंग, ये इंटरनल नॉस्ट्रिल, हाँ यूव्यूला, जो यहाँ पर हैंग हुआ था ऐसे, जो माउथ ओपन करते दिखता भी है, यूव्यूला, ठीक है। जी जी हाँ, मैंने क्या कहा, साउंड प्रोडक्शन में सिर्फ और सिर्फ वोकल कॉर्ड्स का रोल नहीं, हमारा फेरेंक्स, हमारे ओरल कैविटी और टंग, सबका रोल है। तो उस टाइम पे ये है कि वोकल कॉर्ड सही से वाइब्रेट नहीं कर पाते होंगे, डेट्स व्हाई चेंज हो जाती है। आ रही है बात समझ? और कोई सवाल, कोई बात?
कोई सवाल, कोई बात? रिमूव कर ठीक भी हो जाते हैं खुद ब खुद। ये लाजमी नहीं कि हर मरतबा रिमूव, कुछ पर्सन्स में ये टेंडेंसी होती है कि हर बार उनके टॉन्सिल्स हो ही जाते हैं, तो उस कंडीशन में फिर हमें रिमूव करवाने पड़ते हैं। नहीं नहीं, फिर होते नहीं है बेटा। बेटा फिर उसके बाद ये कि दूसरे जो पार्ट है वो हमें प्रोवाइड करेंगे, फेरेंक्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, टॉन्सिल से यहाँ नहीं है, और भी जगहों पे बॉडी में हम देखेंगे, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पियर पैचेस भी होते हैं। और कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? ओके।